प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको ब्रेक पे जाने से पहले सेठी साहब ने आपको मलिक क़य्यूम साहब की जो रिव्यू पिटिशन उन्होंने दायर की हुई है उसके ग्राउंड्स बताए जो मलिक क़य्यूम साहब ने लिए हैं और जो रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंशन किए हैं अपनी इस रिव्यू पिटिशन के अंदर कि, और उनके मुताबिक उन्होंने जो भी स्विस हुक्काम के साथ उनकी बातचीत हुई, जो लेटर्स उन्होंने लिखे वो लॉफुल अथॉरिटी के साथ लिखे, उनके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये मलिक क़य्यूम साहब का मौक़िफ़ है। सेठी साहब, अब इसकी अहमियत कितनी है? रिव्यू पिटिशन नहीं सुनी गई अभी तक, इसको नहीं, रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। हाँ जी, उसका भी फैसला नहीं हुआ कि सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ अपने टाइम पे सुनेंगे, मगर इसके बाद 3 डेट्स अब इम्पोर्टेंट होगी। 14 जनवरी इस साल की क़य्यूम साहब अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं जो अभी तक सुनी नहीं गई। 30 मार्च को जिनीवा में जो अटॉर्नी जनरल है ज़फ़ैली साहब कंफर्म करते हैं कि उनको जो सारी खतो खदावत हुई थी हुकूमत पाकिस्तान के साथ 2008 में क़य्यूम साहब के साथ, वो लीगली हुई थी और एम्बेसी के जरिए हुई थी और सारा कुछ सही हुआ था, हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, इसलिए उन्होंने वो केस क्लोज किया। और एक दिन बाद उसके 31 मार्च को 30 मार्च को ज़फ़ैली कहता है कि जी वो सारा कुछ ठीक हुआ था। 31 मार्च को एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है नैब को जी कि आप मलिक क़य्यूम के खिलाफ 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई करें। हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया, अपनी जजमेंट में हमने लिख दिया कि इन्होंने इलीगली किया था ये, और आप इनको गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ एक्शन लें। और उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट होती है कि देखिए ये कुछ टाइम दे दीजिए, हम FIA को कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर ले। तो अब आगे से ये जवाब मिलता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं, हमने तो ऑलरेडी फैसला दे दिया है और रिव्यू पिटिशन देखी जाएगी, हम सुन लेंगे जब वक्त आएगा। फौरी तौर के इनको नैब कानून के अंदर, जिसके अंदर बेल वेल नहीं होती, कुछ नहीं होता, इनको पकड़ा जाए। तो ये दो, उसके बाद क़य्यूम साहब मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ कहानी आके रुकती है। अब आपका सवाल खड़ा हो गया कि ये क़य्यूम साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं ये सारे केसेस के अंदर। अब जो लॉयर्स हैं जो कि इस सब चीज़ को न्यूट्रली देख रहे हैं, वो कहते हैं जी इसकी 2 ही इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। एक ये कि जब तक आप क़य्यूम साहब के एक्शन को इलीगल नहीं बरकरार देंगे उस वक्त तक स्विस गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते आप। तो पहले तो ये उनको इलीगल करार दिया जाए और स्विस गवर्नमेंट को ये मनाया जाए कि जी वो इलीगल ऑर्डर्स थे, वो लीगल ऑर्डर्स ही नहीं थे। सही, ताकि आपने जो केसेस बंद किए उसको वो बंद करना नहीं चाहिए थे। अगली बात आई खोलने कैसे हैं केसेस। बंद तो वो चले वो के मान जाते हैं कि ये बंद नहीं करने चाहिए, और खोलने के लिए फिर हुकूमत पाकिस्तान से चाहिए परमिशन। अब इसीलिए ये कह दिया गया नैब को कि अटॉर्नी जनरल, करंट अटॉर्नी जनरल बाबर अवान और प्राइम मिनिस्टर से खत लिखवाया जाए, लॉ मिनिस्टर से और फिर प्राइम मिनिस्टर से खत लिखवाया जाए स्विस अथॉरिटीज को कि ये केसेस को रीओपन किया जाए। तो एक पुराना को इलीगल डिक्लेयर करना और दूसरा हुकूमत पाकिस्तान से अब फिर अप्रोच करवाना ताकि ये केसेस खुल सके। अब बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्विस अथॉरिटीज़ की क्या पोजीशन। स्विस अथॉरिटीज़ कह रही हैं जी कि प्रेसिडेंट को एज हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी होती है, प्रोसिक्यूशन हो नहीं सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, 2 इम्यूनिटीज़ हैं, एक इंटरनेशनल लॉ, दूसरी आपके अपने डोमेस्टिक लॉ। वो कहते हैं पहले आप अपनी इसकी इम्यूनिटी विड्रॉ करें, फिर हमें इतला करें, तो फिर हम आगे देखते हैं कि हमें इंटरनेशनल लॉ इजाज़त देता है कि नहीं। तो 2 रुकावटें। अब पहली रुकावट तो खत्म हो जाए अगर प्राइम मिनिस्टर आज लिख दें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर ज़फ़ैली साहब को कि जी वो पहली हम कहते खोल दें। उसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि वो जो इम्यूनिटी है वो हमने विड्रॉ कर ली। अगर इम्यूनिटी है तो गवर्नमेंट कभी नहीं लिखेगी ना। यही पॉइंट लिया जाएगी, आर्गुमेंट लिया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर हम ये लिख देते हैं कि जी आप खोल लें तो इसका मतलब है हमने मान लिया कि इम्यूनिटी नहीं है। तो इम्यूनिटी का तो भी मसला, हम तो कहते हैं इम्यूनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आप केसेस कर ही नहीं सकते। तो ये जो रास्ता है ये इम्यूनिटी का, पिटिशन आई हुई है कि इम्यूनिटी है या नहीं है, ये आएंगी, ये अभी यहाँ चलेगा मामला। मगर अगर ये पहले ही ये मामला तय हो जाता है कि जी गवर्नमेंट लिख देती है तो वो लोग कहेंगे वो तो इम्यूनिटी, गवर्नमेंट ने खुद ही मान ली कि इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए ना गवर्नमेंट मानती है और इसलिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि गवर्नमेंट ये करे। तो एक तो ये इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लीगल प्रोसीजर। दूसरी फिर अगले आगे इसीलिए गवर्नमेंट नहीं करेगी, कहा भी है ना, गवर्नमेंट नहीं करेगी। जिस दिन गवर्नमेंट ने कर दिया उनके केस कमजोर हो जाएगा इम्यूनिटी का।
और जरदारी साहब को फिर बिल्कुल वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये एक इम्यूनिटी का जो केस है ये अलग यहाँ सुनना चाहिए, फिर उसके बाद अगर वो फैसला होता है कि इम्यूनिटी नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट के साथ बात हो सकती है। मगर उसके लिए भी फिर पहले ये प्रूव करना पड़ेगा, उनकी जो रिव्यू पिटीशन है उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा कि वो कयूम ने जो किया वो गलत था या सही था। और वो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट पहले पड़ी है जो कि अगर फरूक साहब जो काम कर सकते थे, चौधरी फरूक, वो सही था, तो अगर अटर्नी जनरल, दूसरे अटर्नी जनरल ने वही काम किया तो वो गलत है। तो ये बड़े मसले बन जाएंगे। अब आप आइए इंटरनेशनल लॉ। 2004 में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल लॉ बना कि ऑल हेड्स ऑफ स्टेट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एल्सवेयर एज लॉन्ग एज दे हेड्स ऑफ स्टेट। जब वो हेड ऑफ स्टेट खत्म हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ अगर ये इम्यूनिटी खत्म भी हो जाती है जरदारी साहब, इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में अभी इम्यूनिटी है और रहेगी या नहीं रहेगी इसका पता नहीं है, ये डिबेट करनी पड़ेगी। और लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एमिकस क्यूरी, फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, जिसको इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में कुछ पता होता उनको भी साथ ले लेते, ताकि ये जो सारे ग्रे एरियाज है उसके ऊपर भी हमें वजाहत। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, कोर्ट लेती है, मगर इस सिलसिले में कोई एमिकस क्यूरी जिसको इंटरनेशनल लॉ का पता हो और लॉयर ऑफ स्टैंडिंग, इंटरनेशनल लॉयर ही ले लेते कोई, वो नहीं लिया गया। और सीधी ये पोजीशन ली जा रही है कि वो कयूम ने जो काम किया इलीगल था। अब आप केस गवर्नमेंट लिखे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस वक्त बड़े ग्रे एरियाज है इसमें। तो यहां आके ये बात सारी फंसी हुई है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कयूम का जो मसला है कि कयूम साहब के साथ क्या होगा, इनके जजमेंट्स का क्या था, लीगैलिटी थी नहीं थी, और आगे इम्यूनिटी का सवाल, और इम्यूनिटी के बाद प्रोसिक्यूशन का सवाल। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। इसलिए जब कयूम साहब यहां से भागे तो मैंने सोचा यार इनके ऊपर क्या प्रेशर था। पता ये चला कि ये सारे सिलसिले में उनकी एक बड़ी कोर पोजीशन बन जाती है। उन्होंने जो फैसले किए, किस कानून के तहत फैसले किए, और उसकी क्या हैसियत है। और अब जो कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप लिखें, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं नहीं लिखूं। आप मेरी बात समझते हैं? यहां आके ये बात खड़ी हुई है। तो ये बड़ी दिलचस्प मोड़ पे है कि ये बात अब आगे कहां जाएगी। अब ये नया प्रेशर पड़ रहा है कि अगर बाबर अवान तावन नहीं करते तो कंटेम्प्ट में हॉल कर लिया जाए। कल को प्राइम मिनिस्टर कहेगा मैं नहीं करता, तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर को भी कंटेम्प्ट में ले आएंगे? तो ये सारी चीजें जो है ना, फिर वही होगा जो प्रेसिडेंशियल पार्डन आपने कहा था आर्टिकल 45। नहीं, मतलब ये है कि ये बड़े खतरनाक एरियाज में क्लैश चली जाएगी। तो मैं जा रहा था इसको जरा वाज़ेह तौर पे हम भी समझ लें, हमारे रीडर्स और व्यूअर्स भी समझ लें कि ये हो क्या रहा है। अरे सेठी साहब, एक बात आपको याद होगी कि मलिक कयूम साहब जब ये एनआरओ का फैसला आया और जब एकदम प्रेशर उनके ऊपर पड़ा और पूछा गया उनसे कि आपने किस अथॉरिटी के तहत आपने ये केसेस बंद करवाए, आपने लिखा स्विस गवर्नमेंट को, तो वो बार बार ये कहते रहे मैं परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, गवर्नमेंट आ चुकी थी, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब की भी डायरेक्शन थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस थे, और वही डायरेक्शंस उसी में, यही तो आपसे कह रहा हूँ, उसी किस्म के ओरल डायरेक्शंस थे चौधरी फारूक साहब को नवाज शरीफ साहब की तरफ से मिले थे। और उसी किस्म की रिकॉर्ड है जो शो करता है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उसके बाद, कि जो स्विट्जरलैंड गए, फिर खत लिखे, गवर्नमेंट ने आज तक डिसोन नहीं किया, गवर्नमेंट ने पे किया और वो पे किया और उसके एक्सपेंसेस हैं, और प्राइम मिनिस्टर की रिटर्न परमिशन है कि आप जाएं स्विट्जरलैंड। तो अब इससे ज्यादा, और ये सारा कुछ जो है, ये जो पिटीशन है इसके अंदर ये अटैच्ड है। तो अब मेरा ख्याल है ये जस्टिस डिमांड्स दैट इसको सुन लिया जाए, इसके ऊपर भी, इसको पब्लिक आया जाए, ये सुनी जाए, इसके ऊपर भी जजमेंट आनी चाहिए। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा ये। तो आपको क्या लगता है कि ये रियलिस्टिकली ये आने वाले वक्त में सुना जाएगा जल्दी? मुझे देखिए, ये तो दिस इज नॉट फॉर मी टू से, बट आई थिंक जस्टिस डिमांड्स दैट दिस पिटीशन बी हर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। और ये जो सवाल सारे खड़े किए हैं मलिक कयूम ने, ये सारे हल होने चाहिए, और उसके बाद इम्यूनिटी का मसला और ये सारी चीजें अब आगे आने वाली हैं। सेठी साहब एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, ब्रेक तक अभी तक जो सिचुएशन सामने आई है वो यही, सेठी साहब ने क्लैरिटी से बताया कि एक्चुअली स्विस केसेस की क्रोनोलॉजी क्या है, मलिक कयूम साहब का किरदार क्या है, कैसे लिंक्ड है ये जरदारी साहब की इम्यूनिटी के साथ, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू द लॉ मिनिस्ट्री के लॉ मिनिस्टर के थ्रू और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के थ्रू लिखा जाए टू द स्विस अथॉरिटीज़, उसके ऊपर अभी तक कोई जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो सकी। और जबकि जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, एक दो जगह पर तो उन्होंने उनको कोट किया गया है कि उन्होंने ऐसे कहा है जी कि ओवर माई डेड बॉडी। अब इसकी क्या एप्लीकेशन है, आने वाले वक्त में क्या होगा, एक बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।